साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं है। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए। यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस हिंदी वॉल्यूम 9। अस्पृश्यता अथवा भारत की बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी। अंग्रेजी में यह 208 पेज की पांडुलिपि दूसरी प्रति है, जिसका शीर्षक है अनचेबल्स और दी चिल्ड्रेन ऑफ इंडियाज घेटो, अस्पृश्यता अथवा भारत की बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी। यह पूरी पांडुलिपि स्वयं में एक स्वतंत्र पुस्तक स्वरूप है। इसके साथ एक विषय सूची मिलती है जो 4 खंडों में है। यह आगे 14 अध्यायों में विभक्त है। इन अध्यायों के क्रम में थोड़ा संशोधन करना पड़ा, जिससे उसे विषय सूची के अनुसार रखा जा सके। अध्यायों के शीर्षकों में कुछ एक संशोधनों को छोड़कर लेखक ने बाकी सारी सामग्री में कहीं कोई संशोधन नहीं किया है। संपादक। भाग 2, दलित उत्पीड़न। चैप्टर 6, अस्पृश्यता और अराजकता का भाग 10। साधन संपन्न होने पर भी अस्पृश्य को स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए। अगर वह अपने जीवन में इस स्थिति से ऊपर उठना चाहता है, तब वह अपराध करता है। प्रताप के 26 फरवरी 1928 के अंक में निम्नलिखित घटना छपी है। जोधपुर रियासत में एक जगह है चंदयाल। यहाँ आपको अभी भी ऐसे लोग मिलेंगे जो यह सोचते हैं कि हरिजनों को हलवा खाने तक का अधिकार नहीं है। यहाँ अनुसूचित जातियों में एक जाति है सरगारो। कुछ दिनों पहले वहाँ 2-3 लड़कियों की शादी के मौके पर बारातियों के लिए हलवा बनवाया गया था। इस काम के लिए ठाकुर साहब के यहाँ से मैदा लाई गई। खाना खाने के वक्त पर बाराती खाना खाने आए, तभी चंदयाला के कुंवर साहब ने सरगारों के लिए यह हुक्म का हलवा भेजा कि वे हलवा नहीं खा सकते हैं। इस पर कुछ दरबारी चापलूसों ने बातचीत कर यह तय किया कि कुंवर साहब को 200 रुपये नजर किए जाएं और तब हलवा खाने की इजाजत दे दी जाएगी। इस पर सरगारों लोग भड़क उठे और उन्होंने रुपया नजर करने से इनकार कर दिया। भाग 2, दलित उत्पीड़न। चैप्टर 6, अस्पृश्यता और अराजकता का भाग 11। हर सवर्ण हिंदू को गांव की प्रधान गलियों से बारात ले जाने का अधिकार है। इस बात का भी प्रमाण है कि जिस जाति को यह अधिकार मिला हुआ है, वह जाति आदर का पात्र समझी जाती है। अस्पृश्यों को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वे अपनी बारातें गांव की प्रधान गलियों से निकालते हैं और ऐसा कर वे इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपना हक जताते रहते हैं, जिसका उद्देश्य समाज में अपनी सत्ता स्थापित करना होता है। उनके इस हक के बारे में हिंदुओं की प्रतिक्रिया क्या होती है, यह निम्नलिखित घटना से स्पष्ट है। जुलाई 1927 के आदि हिंदू से बंगलौर 27 मई 1927 प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट ने 7 ब्राह्मणों पर 100 रुपये का जुर्माना किया। इन लोगों ने सर्वविदित पेरिया अस्पृश्य जाति के एक जुलूस पर, जब वह मालकोट रोड से गुजर रहा था, जहां केवल ब्राह्मण रहते हैं, मनमाने तरीके से हमला किया। 25 अक्टूबर 1931 के प्रताप से गढ़वाल जिले के हरगांव नामक एक गांव में ऊंची जाति के हिंदुओं ने जब यह सुना कि अस्पृश्यों की एक बारात आ रही है और दूल्हा पालकी में आ रहा है, तो वे बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और उन्होंने बारात को घेर लिया तथा लोगों की जमकर पिटाई की। उन्होंने कड़कड़ाती ठंड में बारात को 24 घंटे तक भूखा रोके रखा। बारातियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और पुलिस के आने पर ही उन्हें इस कठिन परिस्थिति से मुक्ति दिलाई जा सकी। लाहौर के 3 नवंबर 1931 के सत्य संवाद से एक बारात दिल्ली के पास से गुजर रही थी, जिसमें दूल्हा पालकी में बैठा हुआ था। इस पर ऊंची जाति के लोगों की भौहें चढ़ गईं और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने 2 दिन तक बारात को भूखा प्यासा रोके रखा। आखिर में पुलिस आए और उसने इन अत्याचारियों को खदेड़ दिया तथा बारात को मुक्ति दिलाई। जून 1938 की जीवन नामक पत्रिका से 1 सेवड़ा गांव में गोला पूर्व ठाकुर लोगों ने जो कांग्रेसी होने का गर्व करते हैं, इस गांव के निहत्थे जाटवों को भालों और लाठियों से इस कदर बेरहमी से मारा पीटा कि इनमें से 5 अस्पताल में घायल पड़े हैं। उनके हाथ पांव और पसलियां तोड़ दी गई हैं। बंसी नाम के एक आदमी की खोपड़ी की हड्डियां टूट गई हैं और वह अब तक बेहोश पड़ा है।
इस घटना का कारण यह था कि गांव में जब इन लोगों की बारात आई तो दूल्हे ने चमकीला मोर पहन रखा था। इससे ठाकुरों को मिर्चें लग गई और उन्होंने बारात पर हमला करना चाहा, लेकिन वे इसलिए पीछे हट गए क्योंकि बारातियों की संख्या ज्यादा थी। उन्हें अपनी जमींदारी में बारातियों को गालियां देकर ही संतोष कर लेना पड़ा। 2. आगरा जिले की तहसील फतेहगढ़ के गांव दोरा में मोतीराम जाटव के यहां रामपुर गांव से बारात आई। दूल्हे ने चमकीला मोर पहन रखा था और बारात के साथ बैंड बाजा चल रहा था, साथ ही आतिशबाजी भी हो रही थी। इस पर सवर्ण हिंदुओं ने इतराज किया कि बारात के साथ बाजा नहीं बज सकता और आतिशबाजी नहीं हो सकती। मोतीराम ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि हम भी उसी तरह के इंसान हैं जैसे और लोग हैं। इस पर सवर्ण हिंदुओं ने मोतीराम को पकड़ लिया और उसकी पिटाई की तथा बारात पर भी हमला किया। मोतीराम की पगड़ी में 15 रुपये और एक आना बंधा हुआ था, वह भी छीन लिया गया। 3. जब एक बारात प्रेम सिंह और दिलवर सिंह नाम के जाटवों के यहां गांव खुरवा जा रही थी जो अलीगढ़ के सासनी थाने के अंतर्गत पड़ता है, तो इस बारात को सवर्ण हिंदुओं ने रास्ते में ही रोक दिया और कहा कि जब तक तुम बाजा बजाना बंद नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ सकते। बारातियों को जान से मार देने और लूट लेने की धमकी दी गई। सवर्ण हिंदू जाटवों से पहले ही चिढ़े बैठे थे क्योंकि उन्होंने बेगाड़ करना बंद कर दिया था। ऊपर से उन्होंने गाजे बाजे से बारात चढ़ाकर आग में घी डाल दिया। जब बारात ने बाजा बजाना नहीं रोका तो हिंदुओं को इतना क्रोध आया कि उन्होंने बारात पर पथराव किया। 24 मार्च 1945 के हिंदुस्तान टाइम्स में भी इसी विषय पर एक समाचार छपा है। लैंसडाउन सब डिवीजन में धनौरी गांव के शिल्पकार की एक बारात दूल्हे को पालकी में बिठाकर मालधनगो गांव में दुल्हन के घर जा रही थी। रास्ते में एक आदमी ने, जो अपने आप को मालधनगो गांव के पटवारी का एजेंट कहता था, बारातियों को यह सलाह दी कि वे सवर्ण हिंदुओं के लड़ाई झगड़े से बचने के लिए दूसरे रास्ते से जाएं। उसकी सलाह मानकर बारात जंगल के रास्ते चल दी। जब वे एक बियाबान जगह में पहुंचे तब एक सीटी के बजते ही लगभग 200 सवर्ण हिंदू इकट्ठा हो गए। कहा जाता है कि इन हिंदुओं ने बारातियों पर हमला बोल दिया और वे पालकी उठाकर ले गए। शिल्पकार की बारात 2 दिन बाद दुल्हन के घर पहुंची। कहा जाता है कि यह विवाह सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की देखरेख में हुआ। इस सिलसिले में पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। लाहौर के सिविल एंड मिलिट्री गजट के 24 जून 1945 के अंक में निम्नलिखित रिपोर्ट छपी है। कल ग्वालियर रियासत के एक गांव में फरसा, लाठियां और कटारे लिए हुए राजपूतों का एक दल वहां कुछ हरिजनों पर टूट पड़ा, जिसमें एक हरिजन की मृत्यु हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। राजपूतों और हरिजनों के बीच यह तनातनी तभी से चल रही थी जब वहां के हरिजनों ने ग्वालियर दरबार के एक उत्तराधिकारी का जन्म होने के उपलक्ष्य में एक जुलूस निकाला। राजपूतों ने इसका विरोध किया क्योंकि उनका कहना था कि हरिजनों को ऐसे समारोह करने का कोई भी अधिकार नहीं है। पिछले महीने महाराजा ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार हरिजनों को समान अधिकार दे दिए गए हैं। जब कभी अस्पृश्य लोग हिंदुओं के रीति रिवाज को अपनाने और कुछ ऊंचा उठने की कोशिश करते हैं, तब हिंदू उनके साथ कितना बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। इस संबंध में उदाहरण स्वरूप बंबई समाचार के 4 नवंबर 1936 के अंक में यह घटना छपी है। मलाबार में उत्तपलम में एजवा जाति का शिवरामन नाम का एक 17 वर्षीय युवक एक सवर्ण हिंदू की दुकान से नमक खरीदने गया और उसने नमक के लिए उप्पू कहा, जो मलयालम भाषा का शब्द है। मलाबार में वहां के रीति रिवाजों के अनुसार हिंदू ही नमक को उप्पू कह सकते हैं। हरिजन होने के नाते उसे पुलिचाटन शब्द का उच्चारण करना चाहिए था। इस पर ऊंची जाति के दुकानदार को बड़ा क्रोध आया और कहा जाता है कि उसने शिवरामन को इतना मारा कि वह परलोक से धार गया। निम्नलिखित घटनाएं समता से संकलित की गई हैं। 1. काठी, जिला पूना में लोगों ने अस्पृश्यों को इसलिए सताना शुरू कर दिया है क्योंकि वे अभिवादन करने के लिए राम राम और नमस्कार कहने लग गए हैं। जो लोग यह नहीं जानते हैं वे कृपया यह जान ले कि ऊंची जाति के लोग ही इस प्रकार अभिवादन कर सकते हैं। महार आदि जाति के लोगों को चाहिए कि वे अभिवादन करते समय जोहार या पाए लागू कहा करें। 2. तानूक, जिला पूना के अस्पृश्यों ने स्पृश्य जाति के हिंदू लोगों की तरह व्यवहार करने की कोशिश की। इस धृष्टता के परिणाम स्वरूप अधिकांश को गांव छोड़ देना पड़ा है और कुछ बावड़ा चले गए हैं। 3. वालापुर, जिला शोलापुर में महारों पर इसलिए अत्याचार किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने सवर्ण हिंदुओं को साहेब और पाए लागू कहने से मना कर दिया है। 4. जामाबाद, जिला शोलापुर के अस्पृश्यों ने अपने स्पृश्य जाति के मालिकों के मनोरंजनार्थ नाचने और तमाशा करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उनको मारा पीटा गया, उनकी झोपड़ियां जला दी गईं या मिटा दी गईं और उन्हें गांव की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। 5. बावडा, जिला पूना में अस्पृश्यों ने अपनी बिरादरी वालों से कहा कि वे ऊंची जातियों की जूठन खाना छोड़ दें, मरे ढोर न उठाएं और अन्य गंदे काम न करें। गांव के मुखियाओं ने महारों से कहा कि उनका धर्म यही है कि वे अब तक जिस तरह खाना खाते व जो काम करते आए हैं वही वे आगे भी करते रहें।
जिन महारों ने अपना पुराना और सदियों से चला आ रहा धर्म छोड़ दिया, उन्हें लोगों ने मारा पीटा और गांव से बाहर निकाल देने की धमकी दी। भाग 2, दलित उत्पीड़न। चैप्टर 6, अस्पृश्यता और अराजकता का भाग 12। हिंदू अस्पृश्यों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे अस्पृश्यों का जन्म हिंदुओं की सेवा करने के लिए हुआ है। चूंकि अस्पृश्यों का कर्तव्य सेवा करना है, इसलिए जब कभी कोई हिंदू किसी अस्पृश्य को सेवार्थ बुलाए तब वह उस हिंदू की सेवा करने से इनकार नहीं कर सकता। गांव में हिंदुओं की यह धारणा है कि वे अस्पृश्यों के श्रम का मनमाना उपयोग कर सकते हैं। इस व्यवस्था को बेगार या जबरन मजदूरी कहा जाता है। अगर अस्पृश्य इस व्यवस्था को स्वीकार करने से इनकार करता है तब इसके गंभीर परिणाम होते हैं, जो निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। दिसंबर 1938 के जीवन में निम्नलिखित घटनाएं छपी हैं। 29 नवंबर 1938 को मथुरा जिले के कोहाना गांव के जाटुओं को वहां के जाटों और ब्राह्मणों ने बुरी तरह सताया, क्योंकि उन्होंने बेगार करने से इनकार कर दिया। इस गांव के ठाकुर और ब्राह्मण जाटों से बेगार कराते थे और उन्हें परेशान करते थे। जाटुओं ने बेगार न करने का फैसला किया और केवल वही काम करने के लिए कहा जिसकी उन्हें मजदूरी मिलेगी। हाल ही में गांव में एक बैल मर गया। ठाकुर और सवर्ण जाति के दूसरे हिंदुओं ने जाटुओं पर दबाव डाला कि वे उसे उठाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि वे उसे तभी उठाएंगे जब उन्हें इसकी मजदूरी दी जाएगी। इससे हिंदुओं का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने एक भंगी से कहा कि वह जाटुओं के कुएं में पाखाना डाल दे और जाटुओं से कहा कि वे शौच आदि के लिए उनके खेतों में नहीं जा सकते। उन्होंने यह तय कर लिया कि वे उन्हें हर तरह से सताएंगे। जब जाटुओं ने भंगी को अपने कुएं में पाखाना डालने से रोका तो उसने जाटों, ठाकुरों और ब्राह्मणों को बुला लिया, जो हमला करने के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। वे लाठी लेकर उन पर टूट पड़े और उनको खूब मारा पीटा और उन्होंने उनके घरों को आग भी लगा दी। इससे 6 घर जलकर राख हो गए और 18 जाटव गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर उनके घर की काफी संपत्ति लूट कर ले गए। इसी पत्रिका के फरवरी 1939 के अंत में एक और खबर छपी। आगरा जिले की किरावली तहसील में अभयपुरा गांव के जाट वहां के गरीब अनुसूचित जाति के लोगों से बेगार कराते थे और मजदूरी मांगने पर उन्हें पीट देते थे। करीब 3 महीने पहले सुखी नाम के एक जाट ने सुखराम, घनश्याम और हुक्मा नाम के जाटुओं से जबरदस्ती काम कराया और उन्हें मजदूरी नहीं दी। ये लोग इनकी जबरदस्तियों से इतने परेशान हुए कि उन्होंने गांव ही छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने लगे। इधर जाट उनके बर्तन और घर का दूसरा सामान उठाकर ले गए और उसे अनाज रखने वाली कोठरी में ले जाकर छिपा दिया। 3 जून 1945 के सावधान में एक घटना का ब्यौरा इस प्रकार छपा है। अनुसूचित जाति की महाराजी कोरी नाम की एक औरत ने श्री महबूब आलम सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में धारा 376, 341 और 354 क के अधीन जुबी पुलिस चौकी के ब्रह्मत सिंह, सुलेमान और आफ्ताब नाम के 3 सिपाहियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि 2 मई 1945 की रात को लगभग 10:30 बजे पुलिस के ये 3 सिपाही सुमेर, कहार, कल्लू बीबी का बेटा और कुछ और लोगों के साथ आए और उसके घर की तलाशी ली तथा उसको अपने साथ थाने ले गए और उसे सारी रात थाने में रखा। सवेरे ये सिपाही उसे एक कोठरी में ले गए, उसे अंदर से बंद कर दिया और इन तीनों ने एक एक करके उसकी इज्जत लूट ली। उसके बाद उसे फिर एक दूसरी छोटी कोठरी में ले जाया गया, जहां उसके गुप्तांगों में लकड़ी का कोयला, कागज के टुकड़े भर दिए और अपना लिंग उसके मुंह में डाल दिया। उसके कपड़े फाड़ डाले गए जो खून से लथपथ हो गए थे। अगले दिन उसकी मां से दिन भर जबरदस्ती बेगार कराया गया और उन्हें रात के 10 बजे छोड़ दिया गया। महाराजा की देवरानी मुरली ने भी ऐसी ही शिकायत दर्ज कराई है। उसका कहना है कि वही सिपाही उसी रात उसे पुलिस चौकी ले गए और फिर उसे वापस भगा दिया। रास्ते में उसे कुमार टोला के पास मदारी तेली ने पकड़ लिया। वह उसे एक खंडहर में ले गया और वहां उसने उसकी इज्जत को लूटा। सर्वश्री मुन्नालाल भूषण और राम भरोसे वकील मुरला की ओर से वकालत कर रहे हैं। 15 अप्रैल 1945 के हिंदुस्तान टाइम्स में यह खबर छपी है। कहा जाता है कि बेगार करने से इनकार करने पर अंबाला जिले के दुखेड़ी गांव में राजपूतों ने बहुत सारे हरिजनों को मारा पीटा। इनमें एक औरत और एक आदमी के मरने की खबर है। ये दोनों ही हरिजन थे। यह भी कहा जाता है कि हरिजनों के बहुत से मकानों को आग लगा दी गई है। कमिश्नर और पुलिस उप महानिरीक्षक को तार भेजकर अनुरोध किया गया कि मामले की जांच की जाए। इन घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू अस्पृश्यों को दबाकर रखने और स्वयं निश्चित की गई व्यवस्था को लागू करने में हिंसा का सहारा लेने, यहां तक कि हत्या करने से भी नहीं हिचकते हैं। श्री लाजपत राय ने अपनी पुस्तक अनहैप्पी इंडिया में मिस मेयो के आरोपों का जवाब देने की कोशिश की है, जो उन्होंने अपनी पुस्तक मदर इंडिया में लगाए हैं। श्री लाजपत राय ने अमेरिका में कु क्लक्स क्लैन नामक संगठन के सदस्यों द्वारा नीरो लोगों की बेरहमी से की गई हत्याओं और उन पर किए गए अत्याचारों का विस्तृत और सजीव वर्णन किया है। वे लिखते हैं,
लेकिन मैं उनसे मिस मेयो से यह पूछना चाहता हूं कि पेरिया जाति के प्रति ब्राह्मणों का दृष्टिकोण क्या उस दृष्टिकोण से ज्यादा अन्यायपूर्ण और निर्ममतापूर्ण है जो अमेरिका में कु क्लक्स क्लैन के लोगों का नीग्रो लोगों के प्रति रहा है। श्वेतों ने अश्वेतों पर जो अत्याचार किए उनकी तुलना में भारत में जाति के नाम पर जो कुछ है, क्या वह अत्याचार है? अगर लाला लाजपत राय ने इन अत्याचारों का पता लगाने की कोशिश की होती तो उन्हें यह जरूर मालूम हो जाता कि अस्पृश्यों पर हिंदुओं की यातनाएं और अत्याचार नीग्रो लोगों पर अमेरिकनों की यातनाओं और अत्याचारों से किसी प्रकार भी कम नहीं है। यदि इन यातनाओं की संसार को उतनी जानकारी नहीं है जितनी कि नीग्रो लोगों के अत्याचारों की है, तो इसका कारण यह है कि कोई ऐसा हिंदू लेखक नहीं है जिसने इस सच्चाई को छिपाने की सदा कोशिश नहीं की है। कुछ लोग कह सकते हैं कि हिंदुओं की स्थापित व्यवस्था और उसके तहत बने नियमों की यह कहानी अब पुरानी पड़ चुकी है। यह एक गलत बात है। यह स्थापित व्यवस्था और उसके तहत बने नियम आज भी बरकरार हैं, जैसे कि वे उस समय थे जब उनकी रचना की गई थी। इसकी पुष्टि अस्पृश्यों की दशा के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स में छपे निम्नलिखित 2 वक्तव्यों से हो जाएगी। पहला वक्तव्य उदयपुर के विद्या भवन नामक स्कूल के हेडमास्टर केसरीलाल जी बोडिया का है, जो उक्त पत्र के 8 मार्च 1945 के अंक में छपा है। उसमें कहा गया है, मेवाड़ में हरिजनों पर बहुत सारी बंदिशें लगी हुई हैं। वे मंदिरों में नहीं घुस सकते और न ही सार्वजनिक कुओं से पानी ले सकते हैं। त्योहारों में और जुलूस में सवर्ण हिंदुओं के साथ नहीं चल सकते। वे अपनी रथ यात्रा या झांकियां उन रास्तों से या उन दिनों नहीं निकालेंगे जब हिंदू निकालते हैं। वे गांव से किसी सवारी पर होकर नहीं गुजर सकते। सोने के ही नहीं बल्कि अगर वे चांदी के जेवर भी पहन लेते हैं तो सवर्ण हिंदू ऐतराज करते हैं। नतीजा यह है कि उन्हें कांसे या पीतल के जेवर पहनने पड़ते हैं। चूंकि यह सदियों से चला आ रहा है, इसलिए वे शादी की दावत में घी और गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर हरिजन बच्चे सवर्ण हिंदुओं के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते। जिस दिन स्कूल का निरीक्षण होता है उस दिन उन्हें स्कूल न आने को कहा जाता है ताकि इंस्पेक्टर को कोई असुविधा न हो। यहाँ की सरकार को एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि अगर वह इन प्रतिबंधों के बारे में अपनी असहमति स्पष्ट शब्दों में घोषित कर दे तब इससे उन गैर सरकारी संस्थाओं के हाथ मजबूत होंगे जो अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। दूसरा वक्तव्य हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष का है, जो मेवाड़ में अस्पृश्यों की दशा के बारे में है। इसमें कहा गया है, मेवाड़ हरिजन सेवक संघ ने मेवाड़ सरकार को उसका ध्यान मेवाड़ राज्य में हरिजनों पर प्रतिबंधों और उनके फलस्वरूप उनकी कठिनाइयों की ओर आकृष्ट करते हुए एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में यह बताया गया है कि सवर्ण हिंदुओं की कट्टरता और जातीय विद्वेष के कारण हरिजनों के नागरिक अधिकार किस प्रकार समाप्त किए गए हैं। मैं यहाँ कुछ अन्यायपूर्ण रीति रिवाजों का उल्लेख कर रहा है जो आज भी राज्य में प्रचलित हैं और जिन्हें दूर करने के लिए राज्य की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। ये रीति रिवाज निम्नलिखित हैं। 1. हरिजन अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते। उन्हें सदियों पुराने ढंग के कपड़े पहनने होते हैं। कपड़े पहनने के बारे में उनकी पसंद का कोई महत्व नहीं। 2. शादियों की दावतों में क्या खाना बने वे यह भी तय नहीं कर सकते। रुपया पैसा खर्च करने के बावजूद वे अच्छा सामान नहीं बनवा सकते। 3. वे गांव में किसी सवारी पर होकर चढ़कर नहीं चल सकते। 4. वे सार्वजनिक वाहनों में नहीं चल सकते। 5. वे किसी पर्व के अवसर पर अपने देवी देवताओं का जुलूस निर्दिष्ट मार्गों को छोड़कर अन्य मार्गों से नहीं निकाल सकते। 6. वे कुओं पर नहीं चढ़ सकते और न मंदिरों में ही जा सकते हैं। लेखक आगे कहते हैं, मैं 3 साल पहले ठक्कर बापा के साथ पूरे राज्य में घूमा था और इस समय मैंने जो कुछ वहां देखा उसके बारे में मैंने सरकार तथा जनता को अपनी रिपोर्ट दी थी। मैंने सुधार के लिए कुछ उपाय भी सुझाए थे। मैं इस ज्ञापन और दूसरी रिपोर्ट को देखकर जो मुझे भेजी गई है इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पिछले कुछ वर्षों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है और स्थिति लगभग वैसी ही बनी हुई है। यह बड़े ही दुख की बात है कि इतने समय बाद भी हम कुछ भी नहीं बदल सके हैं। नतीजा यह है कि सदियों पुराने हमारे रीति रिवाज और धारणाएं जो कि त्यों बनी हुई है। इस विकृति ने हमें अंधा बना रखा है। हम अत्याचार और अन्याय को नहीं देख पाते और न उस क्षति का अनुभव कर पाते हैं जिसने हमें खोखला बना दिया है। अगर साधारण जनता की आंखें उसके अज्ञान के कारण नहीं खुलती तब इस सदी की जागरूक सरकारों को अपने उत्तरदायित्व के प्रति अधिक जागरूक होना पड़ेगा। इन कथनों की तारीखें महत्वपूर्ण है। ये वर्ष 1945 की है। अब यह कोई नहीं कह सकता कि यह हिंदू समाज व्यवस्था पुराने जमाने की बात है। इस बात से कि यह तो भारत के राज्यों का विवरण है, यह आशय नहीं लिया जाना चाहिए कि ब्रिटिश भारत में स्थापित व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत में आज भी मान्य है। इसे सिद्ध करने के लिए हम अगले अध्यायों में और भी प्रमाण देंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के 31 अगस्त 1950 के अंक में निम्नलिखित समाचार छपा है। ग्रामीण क्षेत्रों में निचली जातियों की सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था कैसी है, इस बारे में पर्याप्त प्रकाश उन तथ्यों से पड़ता है जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक अपील की सुनवाई के दौरान बयान किए गए, जो निम्नलिखित हैं।
एटा जिले के सारस गांव में चिरंजी नाम का एक धोबी पिछले विश्व युद्ध में फौज में भर्ती हो गया और 4-5 साल तक अपने गांव से बाहर रहा। जब वह लड़ाई से अपने घर लौटा तो उसने लोगों के कपड़े धोने बंद कर दिए और गांव में फौज की वर्दी पहनकर घूमा करता था। इससे और इस बात से भी कि उसने सारस के राजा के, जो उस गांव का एक छत्र जमींदार था, अहलकारों तक के कपड़े धोने बंद कर दिए, गांव वालों को बड़ा क्रोध आया। जब 31 दिसंबर 1947 को वह धोबी अपने खुद के कपड़े धो रहा था, राजा के अहलकार समेत गांव के 4 आदमी उसके पास आए और उससे अपने कपड़े धोने के लिए कहा। ऐसा करने से उसने इनकार कर दिया। गांव वाले चिरंजी को पकड़कर राजा के पास ले गए और वहां उसे पीटने लगे। उसकी मां और मौसी उसे बचाने के लिए वहां पहुंच गई, लेकिन उन्हें भी मारा पीटा गया। ये लोग चिरंजी को राम सिंह की देखरेख में छोड़कर चले आए। कहा जाता है कि चिरंजी ने राम सिंह को अकेला पाकर तमाचा मारा और वह वहां से भाग आया। तब राम सिंह ने राजा के दूसरे और अहलकारों के साथ चिरंजी का उसके घर तक पीछा किया, जहां वह जाकर छिप गया था। गांव वालों ने उससे दरवाजा खोलने के लिए कहा। जब कोई जवाब नहीं मिला तब उसका घर जला दिया गया। इससे बहुत सी और झोपड़ियां भी जलकर राख हो गईं। धोबी ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने इस पर यकीन नहीं किया और कहा कि झूठी रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। तब उसने मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दी। अभियुक्तों को दोषी पाया गया और उन्हें 3-3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। मजिस्ट्रेट ने जो सजा दी, उच्च न्यायालय ने उसे बहाल कर दिया। इंडियन न्यूज क्रॉनिकल के 31 अगस्त 1950 के अंक में निम्नलिखित समाचार छपा है। पेप्सू के हरिजनों के साथ अमानवीय व्यवहार, सरकार को डिप्रेस्ड क्लासेज लीग द्वारा ज्ञापन। पटियाला, अगस्त 1950। पेप्सू प्रोविंशियल डिप्रेस्ड क्लासेज लीग ने राज्य सरकार को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कहा गया है कि इस राज्य में पिछड़ी जाति के लोगों की बिना बात मारपीट, उनकी स्त्रियों के साथ अभद्र आचरण, हरिजनों की उनकी जमीनों से जबरदस्ती बेदखली, हरिजनों और उनके मवेशियों को उनके कच्चे घरों में घेरकर बिना किसी कसूर के कई दिनों तक बंद रखना आदि उन लोगों की लंबी दर्द भरी दास्तान है, जिनकी आहों की लपटें उसी अनुपात में ऊंची उठ रही हैं, जिस अनुपात में यह कहा जाता है कि इस राज्य में अपराधों की लपटें बुझती जा रही हैं। पेप्सू में पुलिस की जोरदार कार्रवाई से अपराधों की संख्या तो घट रही है, लेकिन पिछड़ी जाति के लोगों को गैर सामाजिक तत्वों के विरुद्ध संरक्षण न दिया जाना कम दुख की बात नहीं है। पिछड़ी जातियों के लोग अपनी आर्थिक तंगी के कारण संबंधित अधिकारियों तक अपनी रोजाना की कठिनाइयों का दुखड़ा नहीं पहुंचा सकते कि वे उनकी रक्षा के लिए तुरंत प्रबंध कर सके और उन्हें जबरन अपने भाग्य पर भरोसा कर चुप हो बैठ जाना पड़ता है। इससे अत्याचार करने वालों को जहां प्रोत्साहन मिलता है, वहीं यहाँ के लोगों में मौजूदा हालत को लेकर निरंतर असंतोष बढ़ रहा है, जिसका फायदा स्वार्थी लोग उठा रहे हैं। पेप्स में हरिजनों के साथ कितना अधिक अमानवीय व्यवहार हो रहा है, इस बारे में प्रोविंशियल डिप्रेस्ड क्लासेज लीग ने एक और घटना का उल्लेख किया है। ऊंची जाति के एक जमींदार के कुएं से पीने के लिए पानी लेने पर बरनाला जिले के कातुन गांव के चांद सिंह नामक हरिजन को उसका मुंह काला कर उसे गधे पर बिठाकर गांव भर में घुमाया गया। स्वतंत्र भारत की बदली हुई परिस्थितियों में पेप्सू में अनुसूचित जाति के लोगों को यहाँ की ऊंची जाति के लोगों द्वारा किए जा रहे अनोखे दमन के कारण दिन प्रतिदिन कठिनाइयों का असहाय हो सामना करना पड़ रहा है। प्रोविंशियल डिप्रेस्ड क्लासेज लीग ने हरिजनों की शिकायतों पर मौके पर जाकर छानबीन करने और उन्हें अन्य सुविधाएं देने के लिए जिला और केंद्रीय स्तर पर व्यापक अधिकार प्राप्त विशेष आयोगों के गठन का सुझाव दिया है। अंत में इस लीग ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि जब तक इस संबंध में कोई केंद्रीय कानून नहीं बन जाता है, तब तक फिलहाल यह व्यवस्था की जाए कि गांवों में हरिजनों को बराबरी के अधिकार प्राप्त हों, जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ने न पाए। भाग 2, दलित उत्पीड़न। चैप्टर 7, अराजकता कैसे जायज है। यह अगला वीडियो आपके लिए जल्द लेकर आऊंगा।